पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत ने पिछले 50 साल में जितने मेडल जीते, इस बार इन सितारों ने एक साथ उतने मेडल जीत लिए हैं। और हमारे साथ हैं रिका रॉय। हम दोनों के लिए खुशनसीबी है कि आप 4 सितारे एक साथ हमारे साथ आए हैं। सबसे पहले सुमित, अगर आपसे सवाल करना चाहें, एक आपने कई जगह लिखा है कि आप आर्मी में जाना चाहते थे, एक सपना टूटा लेकिन एक सपना, बड़ा सपना आपको हासिल भी हो गया। बिल्कुल सर, बचपन से जैसे एक ही ड्रीम था कि हाँ कैसे भी आर्मी ज्वाइन करें, तो इसलिए रेसलिंग करने लगा मैं कि स्पोर्ट्स कोटा से आर्मी ज्वाइन कर लूँगा। तो एक्सीडेंट ने वो सपना तोड़ दिया था, लेकिन 2017 में एक नया सपना देखा मैंने। 6 में से 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, ये 6 थ्रो में। लेकिन एक देखें देवेंद्र जी, पावर हाउस बन गया जैवलिन में, अचानक से लग रहा, और ये अचानक केवल 2020 में हमें नजर आ, 2021 में नजर आ रहा है, लेकिन काफी समय से, पिछले 5-6 साल से जैवलिन में आप 2004 में भी कारनामा किया, आपने 2016 में किया, और ये हैट्रिक, एक तरह से हैट्रिक, 3 मेडल जीतने वाले आप अकेले बने। आपको लगता है कि आप हों, सुमित हों या नीरज हों, कई सारे और बहुत सारा बेंच भी स्ट्रांग है, हम जैवलिन के पावर हाउस बन गए हैं यूरोप को रिप्लेस करके? बिल्कुल, यदि परफॉर्मेंस वाइज देखें तो वर्तमान समय में हमारी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है ओलंपिक, पैरा ओलंपिक्स, और कहीं न कहीं जो जूनियर बेस है हमारा वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आने वाला 24 है या 28 है, उसमें हमारी शानदार परफॉर्मेंस रहेगी। और देखा जाए तो मैं मानता हूँ वर्ल्ड का एक जेवलिन का हब बन गया है इंडिया, और हो सकता है आने वाले टाइम में वर्ल्ड एथलीट ये कहीं जा करके कि इंडिया में जाके ट्रेनिंग करेंगे, वहाँ अच्छी ट्रेनिंग का माहौल है, अच्छा सिस्टम है वहाँ पे, वो दिन हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। योगेश, आप चारों ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं, पर आप दोनों में शायद कॉमन है आपके कोच नवल सिंह। आप हमें जरा बताइए, जब आपने शुरू किया आपकी ट्रेनिंग, कैसे यू वर टोल्ड कि यही जो है आपका जो इवेंट है दैट इज फिट फॉर यू, क्योंकि आप एक डिसेबिलिटी से जूझ रहे थे उस वक्त, एंड यू टुक अप स्पोर्ट्स बेसिकली टू ओवरकम दैट? मैम, मैंने 2017 में स्टार्ट करा था स्पोर्ट्स, मेरे फ्रेंड ने बताया था मुझे। और फिर मैं जब पहले दिन स्टेडियम गया था तो मैंने डिस्कस ही देखा था। तो 2018 एशियन गेम के बाद जब मैं 4th आया था तो मैंने सोचा था कि मैं अगली बार तो मेडल पोजीशन में आना है कैसे भी। तो फिर मैंने 2019 में 2 महीने पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप से पहले तब मैंने नवल सर को ज्वाइन करा था, और उसके बाद से फिर उन्होंने मतलब टेक्निकल ट्रेनिंग और सारी चीज़ मतलब इतनी अच्छी करवाई थी, फिर मतलब डिस्कस अच्छी होने लग गई थी। और अभी भी पैरालंपिक्स में मेरे पहले डेब्यू में सिल्वर मेडल है, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब उनसे मिले कल रात को, आप काफ़ी इमोशनल, और नवल से अकेले भी बात किया तो वो रोने लगी, फिर आप लोग दोनों आए तो बहुत ही भावुक। जैवलिन थ्रोअर भावुक होते हैं? सभी एथलीट्स भावुक होते हैं सर, क्योंकि देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आना, और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में। एक शरद, केवल ये नहीं है कि थ्रो में, डिस्कस या जैवलिन में, हाई जंप में भी काफी सारे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पैरालंपिक का, जैसे तेजस्विन शंकर हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो ये क्या वजह है कि दोनों, क्या इकोसिस्टम अच्छा हुआ है कि हाई जंप या जैवलिन या थ्रो का एक साथ, जिसकी वजह से हम अच्छा कर रहे हैं? थिंग इज कि जब मैं अभी यूरोप में जब ट्रेनिंग कर रहा था 5 साल से, तो मैंने सब लोगों में एक ही चीज़ उन्होंने ये समझते थे कि इंडिया में रनर्स मुश्किल होते हैं, वो लोग का ये परसेप्शन है। लेकिन उनका ये हाईलाइट है कि आप लोग बहुत अच्छे थ्रोअर्स, उनको तो लगता है कि जैवलिन भाला फेंकना, जो उनको लगता है कि हमारा ट्रेडिशन है, जो मतलब कि एंशिएंट टाइम्स वेयर किंग्स एंड क्वींस के टाइम दे यूज्ड टू यूज इट एज स्पीयर्स, तो उनको ये लगता है। सुमित, आपके लिए भी मोक्ष मिलने जैसा है, क्योंकि लाइफ, हालांकि आपका पहला ओलंपिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे आप बताते हैं कि रेसलिंग में था तो, लेकिन वो आपका पहला, क्यों हरियाणा में सारे करते हैं इसलिए अभी आप रेसलिंग करते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, कंचा भी खेलते थे, ठीक है, लेकिन इस गेम में गोल्ड लाना पहली बार में, आप नीरज के साथ भी कम्पीट किया, वो भी 2021 में, और ये इतना ज्यादा अपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है, आपने गौरव यादव को उसमें एबल बॉडी में बीट भी किया है उसमें। बिल्कुल सर, 5 मार्च 2021 में मैंने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 3 खेला था। बिल्कुल, मैं बस ये देखने गया था, मैं वैसे कोई उनसे कम्पीट या ऐसा कुछ नहीं, मैं बस ये देखने गया था उनके पास ऐसा क्या है कि वो T+ थ्रो करते हैं जो हम में नहीं है। तो वहाँ जाके रियलाइज हाँ कि ग्राउंड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होके चलते हैं वो, जो हम प्रोस्थेटिक लेग के सारे नहीं हो सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। बाकी बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को उस कॉम्पिटिशन से, और फ्यूचर में भी मैं काफ़ी
सोच रहा हूँ कि मैं ए वर्ल्ड के कंपटीशन खेलूँ, जिससे मोटिवेशन मिले मेरे को कि हाँ कुछ सीखने को मिले, क्योंकि वो थ्रोअर्स बहुत ही टेक्निकल थ्रोअर्स हैं। मैंने अपनी वीडियोज़ एनालाइज किए हैं बाद में, इतनी टेक्निक मेरी इतनी परफेक्ट नहीं आई जितनी मैं सोच रहा था, जितनी मैं ग्राउंड पे कर रहा था। वो सब थोड़ा प्रेशर की वजह से हो सकता है, लेकिन हाँ फ्यूचर में मैं ए वर्ल्ड के कंपटीशन खेलने की सोच रहा हूँ। ये डिपेंड नहीं करता कि मैं विन करूँगा या लूज़ करूँगा, बस मैं सीखना चाहूँगा और इन फ्यूचर लाइक 2024 या लाइफ में कभी भी 80 मीटर मार्क मैं टच करने की ट्राई करूँगा पूरी। देवेंद्र, आपके अगल बगल में जो बैठे हुए हैं, देर ऑल यंगस्टर्स इन देयर 20s। आप 40-year-old हो, यू हैव प्रूव्ड दैट एज इज नथिंग बट अ नंबर। Would you say that this is what you wanted to convey to not just the Paralympic community but to the whole world, that you don't stop at 40? हाँ बिल्कुल, एज का कोई मतलब नहीं है। और मैंने अभी ओलंपिक से पहले 8 kg वेट कम किया था, 7-8 kg वेट कम किया था। और जो मेरी रनिंग है वो बहुत ही शानदार है। शायद 20 साल वालों को मैं नहीं जानता हूँ, कहीं भी नहीं जाने दूंगा उनको। कोई भी वर्क करवा लो तो 40 क्यों लगा रहे हो? मैं तो बायोलॉजिकल एज पे चलो 20 ही है मेरी भी। और आप 17 साल से थ्रो कर रहे हैं? 17 साल से, पूरा 17 साल। 19 साल हो गई इंडिया टीम में, 17 साल ओलंपिक को हो गए। और योगेश, आप लोग सबका एक दिल्ली कनेक्शन है, इस बारे में हम आगे भी सवाल पूछेंगे, लेकिन दिल्ली कनेक्शन आप लोग सबका, जेएनयू में आप थे, आप दिल्ली में आप आ चुके हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, आप लोग दोनों रामजस में, आप किरोड़ीमल में। ये दिल्ली कनेक्शन से फायदा हुआ आपको, मतलब आसानी हुई है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर भारत में देखें तो 2.6 करोड़ से ज्यादा किसी न किसी फॉर्म की डिसेबिलिटी है, तो गांव में वो सुविधाएं नहीं है जो कि आप लोगों को मिल गई, आपको यूक्रेन में या इंडिया में मिली है, दिल्ली में मिली है। गांव में ये सुविधाओं की जरूरत अभी भी है? देखा जाए तो सर, अगर मैं किरोड़ीमल कॉलेज में नहीं जाता तो आज इधर नहीं होता, क्योंकि वहाँ मतलब बच्चे इतने अच्छे हैं, मतलब दोस्त वगैरह जो भी है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मतलब जैसे स्कूल में कुछ लोग डिसेबिलिटी को देख के बुली करते थे मेरे को, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मैं उनको बोल भी नहीं सकता था कुछ भी। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो फ्रेंड्स इतने अच्छे मिले, उनने इतना ज़्यादा मोटिवेट करा। ऐसी चीज़ अगर गाँव में भी होने लग जाए, क्योंकि गाँव में भी, अब हरियाणा में तो नहीं है, लेकिन जैसे बाहर दूसरे उधर जाते हैं तो वो थोड़ा ऐसे देखते तो अच्छा नहीं लगता। हरियाणा में तो सब लोग मतलब गांव में उनको पता चलने लग गया, सपोर्ट करने लग गए, तो उस चीज को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। योगेश, देवेंद्र जी ने कहा कि उन्होंने काफी वेट लूज किया कंपटीशन से पहले, लेकिन लॉकडाउन के दौरान आपने काफी वेट गेन कर लिया था, तो लॉकडाउन के बाद शायद आपको वो शेड करके कंपटीशन मोड में आने में टाइम लगा होगा, डिफिकल्टी भी हुई होगी। हाँ, वेट गेन तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि पता नहीं क्या ही स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया था बॉडी का, एंडोमॉर्फ में कन्वर्ट हो गया था पूरा का पूरा। तो उसको चेंज करा पहले यहाँ के ट्रेनिंग, क्योंकि 6 महीने पूरा लॉकडाउन था, बंद था, स्टेडियम नहीं खुल रहे थे, कोई भी साई का स्टेडियम नहीं खुला हुआ था और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो जब वापस आया तो थ्रो जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्निकल इशू पूरे सुधारे, वापस पूरा फॉर्म को वापस ले गया, फिर ठीक होने लग गया था। ट्रायल्स तक मतलब बहुत अच्छा हो गया था फॉर्म। And how much time did it take for you to kind of make a 1 full? year, पूरा 1 साल लग गया। 1 साल लग गया। एक जो चीज वो कह रहे हैं बुली करने वाला, मतलब एक जो पैरा एथलीट्स होते हैं उनके लिए एक अपना स्ट्रगल तो होता ही है कि ग्राउंड पे कैसे है, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ या जहां से ग्राउंड पे आना सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। इसके अलावा ये जो बुली करने वाली सेंसिटिविटी है, जैसे शरद आप बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि मुझे मेडल से मतलब नहीं, जब वहां मैं जाता हूँ तो हाफ पैंट पहन के रहता हूँ, मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। वी आर लाइक दैट्स अ न्यू नॉर्मल फॉर यू, आई मीन दैट्स एक्चुअली ओरिजिनल नॉर्मल फॉर। ये आपको लगता है कि क्योंकि पैरा एथलीट बहुत सारे जीत रहे हैं, इस सेंसिटिविटी को अब लोग समझ रहे हैं और समझेंगे? ये सिर्फ पैरा एथलेटिक्स में नहीं है, जैसे बुलिंग एक काफ़ी सीरियस इशू है। चाहे आप स्कूल में देखें, इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस में देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो पास आउट वो छोड़ देते हैं इंस्टीट्यूट्स को कि वो बुली हो रहे हैं, और लोग सोचते हैं कि मैं अभी स्कूल में बुलिंग किया हूँ, कॉलेज में बुलिंग किया हूँ, तो बाद में जाके सॉरी बोल दूंगा, स्कूल डेज था। लेकिन द इम्प्लीकेशन डजंट एंड देयर, द पीपल सफर ट्रॉमास ऑफ इट लेटर एंड दोज आर वेरी डेंजरस ट्रॉमास। ये बुलिंग का जो सिचुएशन है, मुझे जैसे मेरे स्कूल में भी कुछ बच्चे थे, सीनियर्स थे, बुलिंग करते थे, लेकिन वो सोचते थे कि जैसे स्कूल निकल गया तो बोल देंगे कि हाँ आई एम सॉरी यार, मैं तो स्कूल में था, लेकिन वहां उसके लिए खत्म हो गया।
जिस लड़के को आपने बुली किया उसके लिए तो स्टार्ट हुआ है जब उसका नाइटमेयर्स वो चीजें हो जाने लगते हैं। और ये आई एम पार्ट ऑफ इट, आई एम एक्चुअली टेलिंग यू ट्रूली दैट आई स्टिल हैव नाइटमेयर्स ऑफ द थिंग्स आई वाज बुलीड विद एंड आई स्टिल गेट इट। ऑल माय फ्रेंड्स इन माय सर्कल नोज इट कि मैं जो स्कूल में बुलीड हुआ था, आई वाज बीटन, आई वाज टीज्ड, आई स्टिल गो थ्रू इट, आई शिवर व्हेन आई स्लीप, ऑफ कोर्स आई शिवर। और कभी कभी याद भी आता है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। थिंग्स आर देयर और वो खत्म नहीं होता है ये सब चीजें। पीपल, मैं काफी पॉलिटिशियंस को ईमेल भी किया था कि सर आप लोग हर चीज इश्यूज उठाते हैं, कभी आप बुलिंग का इश्यू उठाइए, कॉलेजेस में रैगिंग का इश्यू उठाइए, ये सब इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना उनके लाइफ तक पहुंचने नहीं देते हैं, उनको उसी टाइम में फिनिश कर जाते हैं, बोलते हैं कि अब क्या करें, हम बहुत कमजोर हैं। तो सुमित, आपको भी झेलना पड़ा ये? पर्सनली सर, जैसे मैं ऐसे ही रहता हूँ, लाइक गेम तो मैं जब स्टेडियम में जाता हूँ तो हाफ पैंट्स में जाता हूँ। बुलिंग तो नहीं झेलनी पड़ी, लेकिन जो लाइक देखते हैं लोग पैर की, वो थोड़ा फील होता है सर। लेकिन अब तो काफ़ी सुधार आ गया उस चीज़ में। सबसे ज्यादा मुझे झेलनी पड़ी। अच्छा। आप बताइए क्या? क्योंकि उस टाइम में मैं जब 9-10 साल की उम्र में जो घटना हुई, उसके बाद घर से निकलता था ना, बहुत बुरी नज़र से देखते थे, क्या हो गया, आती नहीं आपके, तो ऐसे ये। उसके बाद जब स्कूल में एंट्री की तो मेरा इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, तो मैंने देखा ऐसे, तो मैं एक दिन ग्राउंड में चला गया तो मेरे को बहुत क्वेश्चन किए, क्यों आए ग्राउंड में, आपका क्या काम है ग्राउंड में, आप तो फिजिकली चैलेंज हो, स्कूल क्लासरूम में बैठिए। तो कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा भी आया उस बात पे। फिर मैंने कहा चलो मैं कमज़ोर नहीं कहलाऊंगा, मैं गेम ही करूंगा। मैंने वहाँ शुरुआत की फिर गेम की। फिर मैंने उन बच्चों को हराया गेम में, फिर मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना पहली दफ़ा। तब मैंने कहा मेरे को कोई कमज़ोर नहीं कहेगा। तो वहाँ उस टाइम में बहुत ज़्यादा था। तो बुलिंग हमेशा एक सीरियस इशू रहा है, और मुझे लगता है कि रिका, इस जो पैरालंपिक गेम्स का जो मूवमेंट है, और खासकर जिस तरह से आप लोग मेडल जीत रहे हैं, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहा है क्रॉस इंडिया, क्रॉस वर्ल्ड। चेंजिंग परसेप्शन। और वो लोग आज वही लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही सेम पर्सन मैसेजेस करते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू मेड द थिंग्स प्राउड, बट इट डजंट स्टिल एंड देयर। नो, इट डजंट। तो इस बारे में हम बातचीत करते रहेंगे, और भी जीवन के दूसरे पहलुओं के बारे में इन स्टार्स के जानेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे बुलिंग जो है, खासकर जो पैरा एथलीट्स हैं, इनके जीवन के संघर्ष को और मुश्किल बनाता है, और ये सेंसिटिविटी जगनी बहुत ज़रूरी है। जैसा शरद भी बता रहे थे, बाकी प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स हैं जो कहते हैं कि किसी न किसी स्तर पे उनको झेलना पड़ा है। हम और भी जो इंटरेस्टिंग पहलू है, जो आप लोगों को के संघर्ष से जो सक्सेस की कहानी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके क्या रहा? आपको एक बहुत अच्छे कोच मिल गए, और ये बताता है कि कोई भी गेम इंडिविजुअल नहीं है, एक टीम एफर्ट ज़रूरी है, चाहे किसी भी तरह का काम हो। आपको लगता है कि वो टीम जो है अब आपको मिलने लगी है, लेकिन कोचेस जो हैं हर एक गेम में नॉलेजेबल, एक जो नॉलेज का जो पहले होता था, 2004 में एक मेडल था, हालांकि ओलंपिक्स का भी पैरेलल मूवमेंट चला है, जब हम ओलंपिक्स में जीतते हैं तब भी यहाँ जीतते हैं। पैरा एथलीट थोड़ा ज़्यादा जीते हैं, 2004 में भी, 2016 में हमारे पास 4 थे, नॉर्मल जो ओलंपिक एथलीट है उनके पास 2 थे। आपको लगता है कि ये बदलाव आ गया है? ये बिल्कुल सर, जैसे कोई भी खिलाड़ी मेडल लाता है देश के लिए, वो उस अकेले की मेहनत नहीं होती, उसके साथ पूरी टीम वर्क करती है। लाइक फिजियो हो गया, उसका मैस्योर हो गया, कोचेज, फैमिली, और उसके आसपास का एनवायरनमेंट, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अभी सर, जैसे मैंने पिछले 4 साल में देखा है कि थिंग्स बढ़िया हो रही हैं पहले से काफ़ी। लाइक पैरा एथलीट्स की बात करें तो उन्हें भी वैसे ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है जो नॉर्मल एथलीट्स को देखा जाता है, उनसे भी वैसे ही सलूक किया जाता है। तो वो चीज़ें काफ़ी डे बाय डे बदलाव आ रहा है। और टीम का तो सर पूरा हाथ होता है किसी भी मेडल में, क्योंकि उनके बिना तो खिलाड़ी अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो यही है सर कि टीम, एक बढ़िया टीम, एक बढ़िया कोच, और हर चीज़ बहुत बढ़िया होगी, तभी एक खिलाड़ी मेडल लेके आएगा देश के लिए। देवेंद्र जी, आप 2004 में जीते गोल्ड, फिर 2016 में जीते, तब से अब तक सिस्टम में वो बदलाव आ गया है जिसमें कि आपको लगता है कि आप तो जीत रहे हैं, एक इंडिविजुअल एफर्ट भी है, एक बेंच तैयार होती है इसके साथ, जो इकोसिस्टम जो शरद बता रहे हैं, टॉप स्कीम है या गवर्नमेंट का स्कीम है, लेकिन इसके साथ देखिए ये स्टेट सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स, हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। आपको लगता है कि कुछ हुआ है और कुछ होने की भी जरूरत है? आप क्या बदलाव देखते हैं? 2004 को यदि मैं देखता हूं तो आज मुझे बहुत अच्छा नजर आता है।
2004 में मैं खुद जेब से पैसे लगा करके ओलंपिक मेडल जीत के लेके आया था, गोल्ड मेडल। वो भी गोल्ड मेडल। आप वीडियो देखेंगे उसमें मैंने 300 रुपए के शूज पहन रखे थे, सिर्फ 300 रुपए के शूज से मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था, और मेरे पास 300 से ज्यादा रुपए भी नहीं थे लाने के लिए, तो मैक्सिमम मेरी एफर्ट थी वो मैंने दी। आज देखा जाए वो बदलाव इसलिए आया कि आज टॉप स्कीम आई है, नेशनल कोचिंग कैंप लग रहे हैं आपके, और भी काफी स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है बच्चों को, मेडल भी बढ़े हैं हमारे। लेकिन इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत सी जगह पॉलिसी नहीं है पैरा स्पोर्ट्स में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे आगे कहीं न कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ग्राउंड है उनमें फिजिकल चैलेंज लोगों के लिए वो एक्सेसिबल नहीं है, उन पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे जैसे, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत अच्छा बच्चा है, मान लो व्हीलचेयर वाला, लेकिन स्टेडियम में व्हीलचेयर से वो जा ही नहीं सकता। तो ये इन चीजों, छोटी छोटी चीजें पर बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है यहाँ पे। कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तालुका लेवल पे, तहसील लेवल पे व्हीलचेयर पर्सन या जो भी हैं, जैसे ब्लाइंड पर्सन है हमारे, उनके लिए वो काम होना जरूरी है। तब जाकर के वहां से निकल करके बच्चे ओलंपिक, एशियन वहां मेडल लेंगे। मेरा सवाल आप दोनों के लिए है, सुमित और योगेश, आप दोनों यंगस्टर्स हैं, क्या अब वो माहौल बन गया है कि एक एथलीट अपना सिर्फ एथलेटिक्स ही करे, क्योंकि देवेंद्र जी राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सो दैट इज हिज प्रोफेशन, लेकिन आप क्या सिर्फ वो माहौल बन गया है, यू कैन कंटिन्यू टू बी अ प्रोफेशनल एथलीट एंड डू दिस 12 months a year, नॉट टेकिंग अप अ जॉब? मैम, जॉब भी ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा हम स्पोर्ट्स ही नहीं कर सकते, तो जितना स्पोर्ट्स करेंगे उतना तो करना ही है। अभी तो प्रोफेशनली स्पोर्ट्स ही करना है। अभी तो लास्ट मेरा टारगेट है 2032 तक खेलने का, और उसके बाद टाइम आ जाता है कि और अच्छे कॉम्पिटिटर्स भी आ जाते हैं, उनको कम्पीट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जॉब तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और साथ में स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो अब उस चीज़ की भी खुशी है। बिल्कुल मैम, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जॉब से जो स्टेबिलिटी होती है वो लाइक हम आज गेम कर रहे हैं, कल को कोई इंजरी हो जाए खुदा खास्ता, या फिर कुछ ऐसी कुछ दिक्कत हो जाए जिससे हमें स्पोर्ट्स छोड़ना पड़े, तो मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो वो जॉब तो देती है लेकिन हमें जॉब पे बहुत कम जाना पड़ता है। रिवील जो नेशनल कैंप में है जो बच्चे या टॉप स्कीम में हैं, वो जॉब से रिवील हो जाते हैं, तो वो एक स्टेबल हो जाती है उसकी लाइफ की, हाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसके पास बैकअप है बाई चांस वो गेम में अगर जो आगे नहीं बढ़ पाया। तो जॉब तो मैम ज़रूरी होती है जीवन के लिए। तो अभी हम लेकिन फ़िलहाल जॉब पकड़ के रिवील होके और आगे लाइक इसने बोला 2032 तक सोच रहे हैं, तो मेरा भी लाइक वही टारगेट है फिलहाल। एक पहले क्या होता था सुमित की, जो बच्चे जो जॉब में आते, जो भी खेलने आता स्पोर्ट्स ग्राउंड में, उसमें 90% बच्चों का ये रहता था कि जॉब मिल जाएगी इसके थ्रू, ठीक है, लेकिन वो हालात मुझे लगता है कि जिस तरह का रिवॉर्ड है और वो उसकी वजह से एक बदलाव आया कि स्पोर्ट्स को आप करियर बना सकते हैं। बिल्कुल सर, जो स्पोर्ट्स पॉलिसीज हैं, खासकर बात करूं मैं हरियाणा की, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उससे खिलाड़ी में प्रोफेशनलिज्म होता है कि हाँ सिर्फ स्पोर्ट्स भी मेरे, सिर्फ जॉब की तरफ ना जाके वो सिर्फ स्पोर्ट्स भी मेरी लाइफ सेटल कर सकता है, क्योंकि सबको सर अपनी लाइफ सेटल करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है कि कोई खिलाड़ी जॉब के लिए नहीं, वो अभी जो नए यंगस्टर्स हैं वो कोई रेयर होगा जो जॉब के लिए, बाकी सब ओलंपिक्स या एशियन गेम्स के टारगेट लेके चलते हैं। ज़्यादातर बच्चे मैंने देखे उनकी सोच काफ़ी बड़ी है, लाइक दे आर भाई मैं देश के लिए मेडल लेके आऊँगा या इस टाइप। तो ये काफ़ी अच्छे बदलाव हैं और ये इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है और स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। अभी जो आप 11 लोग जो मेडल जीते हैं 12, उसमें से 11 का कोई ना कोई एनसीआर से कनेक्शन है। अगर कनेक्शन नहीं होता, जैसे राजस्थान में है तो जयपुर से कनेक्शन है, अगर आप बड़े टाउन से नहीं है। द रीजन एक पैरा एथलीट हमेशा ही कोई सेंट्रल जगह से रिलेट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली ना क्या होता है कि जब माँ बाप जानते हैं कि देखो इट्स वेरी नाइव ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है कि बेटा आपका सिचुएशन ऐसा है कि आप पढ़ाई से ही आगे जा सकते हो, तो माँ बाप उनको ऐसे जगह पे भेजते हैं कि बेस्ट एजुकेशन मिल पाए। तो जब वहाँ एजुकेशन लेने जाते हैं वो अपने अदर सोर्सेज को भी इस्तेमाल करते हैं और उनका स्पोर्ट्स आ जाता है।
ये चीजें बनती है। बिल्कुल। और एक और आप लोगों के जीवन के अब पर्सनल आप जो आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा उस बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं कई सितारे जो मेडल जीत कर आए हैं। सुमित, क्या इम्पैक्ट, जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे थे देवेंद्र से, नीरज से भी, कि जैवलिन का हब बन रहा है, आप क्या इम्पैक्ट चाहते हैं, आपके मेडल का क्या इम्पैक्ट हो? सर अगर जो मेरी पर्सनल लाइफ की बात करें तो काफ़ी सपोर्ट मिला है मेरे को देश का, हर कोई जानता है मेरे को, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और वैसे अगर जो पूरे इंडिया की बात करें तो कोई एक बच्चा भी अगर जो मेरे से इंस्पायर हुआ तो शायद मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। जैसे आप बात करें कि जैवलिन का हब, तो मैं चाहता हूं कि एक टाइम ऐसा आए कि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में इंडिया क्लीन स्वाइप करे, बिल्कुल लाइक सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड तीनों इंडिया के हों। तो शायद वो जैवलिन के लिए सबसे बड़ा दिन होगा, हमारी इंडियन जैवलिन के लिए। इस मेडल की फील ही अलग है, हर चमक दमक इस मेडल के आगे फीकी है। मैंने एक चीज खुद फील की है, लग रहा है? नहीं मैम, ये वैसे लगभग आधे किलो है, लेकिन लाइक ये जिंदगी है एक तरह से, क्योंकि जो इस मेडल की फील है ना मैम, लाइक मेरे को जब ये फर्स्ट टाइम मिला तो, और जब मैंने इसको छुआ तो वाकई में एक ये हुआ कि हाँ बहुत लाइक अलग चीज़ पा ली है मैंने। तो उसके बाद मैं इसको लाइक बॉक्स तो मैंने जैसे कल लिया है, उससे पहले मैं अपने बिल्कुल सिराने पे रख के सोता था, और रात को बाई चांस कुछ उठ गया तो एक बार मेडल के हाथ जरूर लगा। लाइक आई नो एवरीवन डू दैट। जैसे ये होता है कि हाँ सब ठीक है, मेडल अपने पास ही है, तो वो अलग ही फीलिंग होती है। और जो भी इस मेडल को छू रहा है, जैसे कोई भी लाइक कैन आई टच द मेडल, या शो, तो बोले वाह यार, लाइक फीलिंग ही अलग है। फीलिंग तो भी अलग इसमें कुछ है ऐसा कि वो खिलाड़ी, नॉर्मल इंसान भी जो इसके आगे हर चमक फीक। बिल्कुल। योगेश, आपकी मदर ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रहा, वो फिजियोथेरेपिस्ट बन गए इसके चक्कर में। आप इस मेडल के जब भी मिला और जब भी अभी बात हुई होगी, कैसे याद किया मदर को, क्या आपने क्या डेडिकेट किया? मम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि 2006 में जब मेरे को जीबी सिंड्रोम हुआ था, क्वाड्रिपेरेसिस, तो डॉक्टर ने बोला था कि कभी नहीं चल पाएगा, क्योंकि सबसे रेयर केस होता है ये जीबी सिंड्रोम। तो फिर जब हम चंडी मंदिर में थे, बेस हॉस्पिटल में, वहाँ पर 3 साल मम्मी ने लगातार मतलब फिजियो करते गए, वहाँ से सीखते गए, करते गए। तो 2009 में जब मैं पहली बार चलने लगा, स्कूल में गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके बाद जब अब मेडल जीता तो मम्मी और पापा बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हमारी फैमिली में आज तक इस लेवल तक कोई भी नहीं पहुंचा था। देवेंद्र जी, आपके लिए पहला मेडल नहीं है, पहले 2 गोल्ड हो चुका है, ये 3rd सिल्वर है। फिर भी आप हमें बताइए कि ये आपके लिए कितनी कीमती है, और क्योंकि पेरिस बहुत दूर नहीं है, आर यू थिंकिंग ऑफ एडिंग अनदर? और बच्चे ने भी आपको बोला था कि आप पापा आपने कमाल कर दिया। पापा आपने नहीं, मेडल मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मेरा सपना था मैं हैट्रिक बनाऊं हैट्रिक बनाओ देश के लिए, और वो सपना मेरा पूरा हुआ। अब जा कर के 1 महीने कम से कम रेस्ट करूंगा, फैमिली के साथ घूमूंगा। बच्ची, बेटी है, बेटा है, वो कहेंगे पापा चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, तो उनको आइसक्रीम खिला के लाऊंगा। अरे आप वाइफ का नाम नहीं ले रहे, वो आपको कबड्डी उन्होंने काफी आपको इंस्पायर किया। उन्होंने तो खैर मेरे को गेम ही उन्होंने, वो खुद भी नेशनल प्लेयर है कबड्डी के। हाँ। मैं 17 में तो बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल विदाई ले ली थी गेम से, मेरे शोल्डर इंजरी हो गई थी, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया। ऑपरेशन के बाद गेम असंभव था, तो फिर वाइफ ने कहा कि नहीं आप फिजियो से कराओ ट्रीटमेंट। तो हमने बातचीत की, फिर मेरा ट्रीटमेंट करवाया, फिर धीरे धीरे मैं ठीक होने लग गया। तो आप मानोगे नहीं, सिर्फ 25 मीटर से शुरुआत की थी, 25 मीटर हाथ से जब मैं ठीक हुआ तब धीरे धीरे स्टार्ट किया, धीरे धीरे। उन्होंने कहा नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप देखना हो जाएगा। तो हर दिन एक नया दिन आया, फिर धीरे धीरे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आई। बच्चों को आप आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जाएंगे, आपको भी कुछ खाना है, कुछ ख्वाहिश है जो कि आप इस दौरान ट्रेनिंग के टाइम में नहीं खा पाए? ट्रेनिंग के टाइम में सिर्फ बॉयल खाना खाया है, तो आज ही मैंने थोड़ा सा मीठा भी खाया था, शरद ने भी मेरे साथ खाया था, तो अच्छा लगता है। बहुत दिन बाद में खाया मीठा, मीठा नहीं खाते हम लोग, न्यूट्रिशन ने बंद कर रखा है हमारा। और स्कॉलर एथलीट आप शरद जेएनयू से पढ़े हैं और काफी पढ़ाई आपने की है, क्या है आपका, क्या करेंगे? मैं एक्चुअली फर्दर और पढ़ाई करना चाहता हूँ, रियलिटी यही है। मैं थोड़ा सा और
पढ़ाई करना चाहता हूँ। जैसे अभी मैं यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा था, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा था वहाँ पे, तो नाउ माय यूक्रेन चैप्टर इज ऑलमोस्ट क्लोज्ड। खाने के बारे में बात कर रहे थे तो मिठाई के बारे में बात कर रहे थे, रसमलाई खाने का मन है घर जा? हाँ मैम, मैं अच्छा, स्टार्टिंग से मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ओह रसमलाई तो किसको पसंद नहीं किसको है? पसंद नहीं है, सही बात है। ये तो कॉमन है। कॉमन रसमलाई बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ, मैं एक ऐसा एथलीट हूँ, मैं डाइट में ना सब चीज़ खाता हूँ, लेकिन कोच बोलता है, उसने बहुत कुछ सिखाया मुझे कि हर चीज़ का टाइम होता है। अगर जैसे आज मैंने मीठा नहीं खाया, 1 महीना मीठा नहीं खाया ना, तो ऐसा करूंगा कि दूसरा 10 दिन जो मीठा खाऊंगा ना, बहुत खा लेता हूं मैं, एंड दैट इज एज बैड एज हैविंग ऑल दैट 1 मंथ व्हिच यू डिडंट हैव। तो बोलता है कि जस्ट टेक द टेस्ट ऑफ इट एंड जस्ट गो अवे विद इट, उसका ये कहने का मतलब है। तो वो पॉलिसी को मैं फॉलो भी करता हूँ, एंड दैट्स क्वाइट सिंपल। आई गेट द टेस्ट ऑफ ऑल द फूड। आई एम अ फूडी, मैं फूडी हूँ कि हर डेली मैं कोई नया रेस्टोरेंट पता करता हूँ कि कौन सा खुला है, कौन सा कैफे आए है, मैं वहाँ जाता हूँ, उनका फूड टेस्ट करता हूँ। अच्छा रहा तो मैं उनके शेफ को बोलता हूँ कि बहुत अच्छा है, ऐसा मैंने खाना नहीं खाया है। तो ये मेरा एक पैशन भी है एक तरह से कि मैं फूडी हूँ, हर जगह अच्छे जगह पे खाना खाने का शौक रखता हूँ। पेरिस का कोई टारगेट नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल मैम, पेरिस का मैं लाइक शॉर्ट टर्म की बात करें तो एशियन गेम्स हैं, उस पर फिलहाल फोकस करना चाहूँगा। नहीं, मैं ओवरऑल मेडल्स के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि 54 एथलीट्स यहाँ पे पैरा एथलीट्स बिल्कुल मैम, मैं जैसे लाइक 2016 की बात करें तो हमारे जैवलिन की बात करें F64 कैटेगरी की, तो 56 मीटर पे मेडल गया था। 18 एशियन गेम्स में 60 मीटर पे गया, 19 में 66 मीटर पे गया, अब 68.55 मीटर पे गया, और अब ये तीनों मेडल 65 प्लस। सबसे बड़ी बात 65 से नीचे मेडल ही नहीं था। बिल्कुल, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पैरा स्पोर्ट्स में। पैरा स्पोर्ट्स में ही नहीं, ओवरऑल हाँ, ओवरऑल बोल सकते हैं, लेकिन जहां तक मैंने पैरा स्पोर्ट्स को जाना है, पर कैटेगरी लाइक मीटर्स में बढ़ रहा है। ये नहीं कि कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्टेंस। तो लाइक अपनी कैटेगरी की बात करूं, जो मैं सोच रहा हूं, तो मेरे को नहीं लगता 2024 में 70 मीटर से नीचे ब्रॉन्ज भी आएगा। बिल्कुल, कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन खिलाड़ियों के सपने बढ़े हैं, खिलाड़ियों की मेहनत बढ़ी है, और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे भी कहीं बेहतर प्रदर्शन होगा पेरिस में। आप लोग हमारे साथ आए, हमसे बातें की, बेहद शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि ये आपकी कामयाबी का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच।